बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज का जो हमारा लेक्चर है जी, ये सेकेंड ईयर सिविक्स का पहला चैप्टर है और इसका सवाल नंबर है जी 6। अमूमन ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बोर्ड के जो अहम क्वेश्चन होते हैं जो अमूमन पेपर में रिपीट हो होते हैं उनमें से नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है इसलिए हम इसको यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ये सवाल क्या है। सवाल आज के जो हमारा है वो है जी, दर्जा ज़ैल उन्वानात के तहत तहरीक खिलाफत की वजाहत करें। और ये जो उन्वानात हैं ये मुख्तलिफ़ हैं, जिनमें पहला है मकासद, कि तहरीक जो खिलाफत है उसके मकासद क्या हैं। तो मैंने कोशिश की है हेडिंग की सूरत में इस सवाल को जितना बेहतर तरीके से हो सकता है करने की, तो आपको ये मौका दूंगा एंड पे जाके कि आप इसको बेशक नोट कर लें हेडिंग्स वगैरह। और ये सवाल वैसे आता नहीं है उमूमन बोर्ड के इम्तहानात में, मैंने नहीं देखा आज तक, जितना एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग का, कि ये सवाल आया हो। लेकिन बहरहाल ये सवाल भी करना हमारा मकसद है क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तहरीक खिलाफत के मकासद, सबसे पहले जो मकासद हमने लिखे हैं जी 3 जो बुनियादी मकासद थे। नंबर 1 हमने लिखा है जी इदारे खिलाफत। खिलाफत का जो सबसे पहला और बुनियादी मकसद था वो ये था कि तुर्की के अंदर जो खिलाफत है वो बरकरार रहे, खिलाफत का ख़ात्मा ना किया जाए, ये इसका बुनियादी मकसद था। जिस वजह से इस तहरीक को नाम भी यही मिला, तहरीक खिलाफत। गो के पस मंज़र में जब आप जाएँ तो इसको मुख्तलिफ़ नामों से इस तहरीक का आगाज़ हुआ, जबकि एंड पे जाके जो फ़ैसला हुआ वो नाम यही रखा गया, तहरीक खिलाफत। तो पहला मकसद यही था कि तुर्की के अंदर खिलाफत जो है वो कायम रहे। दूसरा मकसद था जी मुक़द्दस मकामात मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़। हाँ जी, मुक़द्दस मकामात कौन से थे जी उस वक्त तुर्की के जो दायरा कार या कंट्रोल में आते थे। इसमें देखिए बैतुल मुक़द्दस भी था, इसमें मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा, ये वो अहम मुक़द्दस मकामात थे जिनको तहफ़्फ़ुज़ देना, जिनकी हिफाजत करना या जिनका महफूज रहा जाना, ये मकसूद था इस तहरीक का। कि ये तहरीक इसलिए चलाई गई कि ताकि हम अपने मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकें। इसके बाद जो तीसरा जो उसका बुनियादी मकसद था जी जोग्राफ़ियाई हदूद। हाँ जी, जोग्राफ़ियाई हदूद जो हैं इसमें रद्द-व-बदल ना किया जाना। किसकी जोग्राफ़ियाई हदूद के अंदर रद्द-व-बदल ना किया जाना जी, वो था जी तुर्की। ठीक है जी, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया उस वक्त तुर्की के कंट्रोल में थी और तकरीबन तमाम आज की अरब और अफ्रीकन कुछ मुस्लिम जो ख़ित्ते हैं वो सारे के सारे जो थे वो तुर्की के या खिलाफत उस्मानिया के कंट्रोल में थे। तो यहाँ पे तीसरा मकसद जो हिंदुस्तान के अंदर जो तहरीक खिलाफत चलाई गई इसका ये था ताकि तुर्की के जो जोग्राफ़ियाई हदूद हैं उनमें कोई रद्द-व-बदल ना किया जाए। अब इन तीनों मकासद में से कितने मकसद पूरे हुए कितने नहीं हुए ये हम आगे चल के देखेंगे इसके असरात के अंदर। हाँ जी, दूसरा हमारा जो सवाल का जो सब हेडिंग है या दूसरा जो मौजू है वो है गांधी का किरदार। हाँ जी, नंबर 2 गांधी का किरदार। इसमें मैंने पहली हेडिंग लिखी है जी तहरीकात, तहरीकें। गांधी जो था जी गो के ज़ाहिर हिंदू था, हिंदू रहनुमा था, लेकिन आप देखेंगे, आपने यकीनन आप जब पढ़ेंगे अपने सिलेबस को, चाहे मुताला में पढ़ें, तारीख़ के अंदर पढ़ें, सिविक्स के अंदर पढ़ें, आने वाले वक्त में पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, तो आप ये देखेंगे कि गांधी जो है हिंदू लीडर होने के बावजूद क्या था जी, इसने इस तहरीक खिलाफत को किस तरह कैप्चर किया, किस तरह इसका हिस्सा बना, किस तरह मुसलमानों की हमदर्दियाँ समेटी और अपने मकासद हासिल किए। आप जब ये देखते हैं फिर आप ये भी देखेंगे कि आपको मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल जैसी बड़ी जो सियासी शख्सियात हैं वो आपको इस तहरीक का कहीं हिस्सा नज़र नहीं आएंगी या आप उससे मुतल्लिक़ नहीं पढ़ेंगे। ये लंबी बहस है कि क्या वजह थी, लेकिन बहरहाल यहाँ पे हमारा मकसूद है गांधी का किरदार, दूसरी हेडिंग। तो गांधी जो था इसने क्या किया जी, गांधी ने जब ये देखा कि मुस्लिम रहनुमा तो आहिस्ता आहिस्ता जेलों की तरफ जा रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, गांधी ने मुसलमानों की हमदर्दियाँ हासिल की और मुख्तलिफ़ तरीक़ात चलाई। तहरीक अदम तावन,
तहरीक तर्क मवालात, सिविल नाफरमानी की तहरीक, ये सारी वो तहरीकें थी जिन्होंने क्या किया जी, जो दौरान तहरीक खिलाफत चलाई गई और गांधी इसमें पेश था। इसके बाद हमने अगली हेडिंग क्या लिखी है जी, तहरीक खिलाफत की क़यादत। हाँ जी, जब अली बरादरान कैद में चले गए जेल के अंदर, तो फिर क्या हुआ जी, फिर जो आप देखें खला पैदा हो गया क़यादत का। तो ये खला जो है, ये खला तहरीक खिलाफत की क़यादत का, ये गांधी ने पूरा किया। गांधी इसने इसकी क़यादत संभाल ली और फिर तो मुसलमानों को अपनी उंगलियों पे नचाना शुरू कर दिया। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास अगली हेडिंग है जी, इसने फिर क्या कहा, गांधी ने ये कहा कि आप अपने जितने भी हुकूमत की तरफ से आपको अलक़ाबात मिले हैं, एजाज़ात मिले हैं, जो भी ओहदे या जो कुछ ऐसी एजाज़ी अलक़ाबात हैं, खुताबात हैं, ये आप हुकूमत को वापस कर दें बाइकाट के तौर पे, एहतजाज के तौर पे। तो मुसलमानों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। इसी तरह मुसलमानों ने क्या किया जी, इसी तरह मुसलमानों ने सरकारी मुलाजमतों से इस्तीफ़े देने शुरू कर दिए गांधी के कहने पे। ठीक है जी। इसी तरह मुसलमान तलबा ने तालीमी इदारों का बाइकाट शुरू कर दिया, पढ़ना छोड़ दिया, इदारों में जाना छोड़ दिया, क्योंकि गांधी ने उनको ये कहा था, क्योंकि वो गांधी तहरीक का लीडर बन चुका था। इसी तरह आगे चल के अगर हम देखें तो मुसलमानों ने मकामी जो कौंसलें थी, जो लोकल गवर्नमेंट जो थी, उससे इस्तीफ़े दे दिए गांधी के कहने पर। अच्छा जी, इसी तरह इस तहरीक के दौरान क्या हुआ जी, गांधी नवाज़ मुस्लिम उलमा जो थे, या कांग्रेस नवाज़ मुस्लिम उलमा जो थे, उन्होंने गांधी के मशवरे पे यहाँ के जो हिंदुस्तान था इसको दारुल हर्ब करार दे दिया और ये कहा कि यहाँ पे तो अब मुसलमानों का रहना फजूल है, मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते, मुसलमानों को यहाँ से हिजरत कर जाना चाहिए। तो मुसलमानों ने हिजरत की अफ़गानिस्तान की तरफ। जी, वही अफ़गानिस्तान जो अब क़याम पाकिस्तान के बहुत अरसा बाद 79 में जब रशिया ने इस पर हमला किया तो लाखों की तादाद में अफ़गानी पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके आए। वही अफ़गानिस्तान, इस अफ़गानिस्तान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने यहाँ आने से रोक दिया। कुछ चले गए लेकिन बार्डर फिर बंद कर दिया और मुसलमान जो थे वो बार्डर से, हिंदुस्तान के बार्डर से वापस आना शुरू हो गए। तो बारह जी, तर्क मवल्ला, ये जो दारुल हर्ब करार देने के बाद ये काम हुआ जी। इसके बाद गांधी के हवाले से जो हमने कहा जी, हाँ जी, ये तकरीबन मुख्तसरन हेडिंग थी, काफ़ी हैं जी आपके लिए। फिर है जी तहरीक खिलाफत की सरगर्मियाँ। तहरीक खिलाफत की सरगर्मियों में हमने क्या देखेंगे जी, सबसे पहला हम देखेंगे जी मुस्लिम अखबारात ने क्या किरदार अदा किया तहरीक खिलाफत के हवाला से। तो मुस्लिम अखबारात को चलाने वाले अली बरादरान भी थे, अबुल कलाम आज़ाद भी थे। इनके मुख्तलिफ़ अखबारात हैं, जैसा कि आप जिक्र करेंगे जी, अल अहलाल, कामरेड, हमदर्द, ज़िम्मेदार, ठीक है जी। और इसी तरह पैसा नाम से भी अखबार शाया होता रहा लाहौर से। इन अखबारात ने मुस्लिम जज्बात की अक्कासी की और मुसलमानों के जज्बात को और उभारा ताकि वो तुर्की के मुसलमानों के लिए जो खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। तो इन अखबारात का बड़ा अहम किरदार है इस इनके अंदर, तहरीकी सरगर्मियों के अंदर। फिर हम क्या देखते हैं जी कि अली बरादरान जो हैं, इनकी क़यादत इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इनकी क़यादत ने, दोनों भाइयों की क़यादत ने मुसलमानों के अंदर जोश और वलवला भर दिया। मुसलमान मुत्तहिद हुए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इकट्ठे होकर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। फिर इस तहरीक के दौरान जलसे जुलूस, हड़तालें, गिरफ़्तारियाँ देना ये मामूल बन चुका था और जेलें भर गईं। मुसलमानों की जो कैद किया गया था मुसलमानों को, उनसे जेलें उनकी भर गईं तहरीक खिलाफत के दौरान। इसी तरह जी इसके अंदर जो नुमाया काम किया गया वो ये था कि तुर्क अफवाज की माली मदद की गई, पैसों की सूरत में, सोने की सूरत में। यहाँ से पैसा भिजवाया गया, ज़ेवरात ख़वातीन ने अपने दिए तुर्क अफवाज के लिए, ताकि वो ये पैसा ख़र्च करके इससे असला ख़रीदें और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जो जंग है उसको जारी रखें। फिर इसी तरह है जी कि डॉक्टर अंसारी की क़यादत में दीगर डॉक्टर्स और नर्सेस जो हैं उनका एक वफ़द तुर्क के अंदर भेजा गया ताकि तुर्की
ज़ख्मी जो फ़ौजी हैं और जो ज़ख्मी सिविलियन हैं उनका जो इलाज है, इलाज मुआवजा किया जा सके। एक ये काम भी यहाँ से सर अंजाम दिया गया, रज़ाकाराना तौर पे मुसलमानों को वहाँ पे भेजा गया। फिर इस तरीक़े खिलाफत के दौरान जो एक और सरगर्मी जो अहम सर अंजाम दी गई वो ये थी कि मुसलमानों ने अंग्रेज़ों का मुकम्मल बाईकाट कर दिया। अंग्रेज़ों को जितने माल था जो वहाँ से बरतानिया से माल आता था यहाँ पे बिकने के लिए, उसका बाईकाट किया गया, सिविल इदारों का बाईकाट किया गया, हुकूमतों का, और टोटली अदम ताउन की पॉलिसी हुकूमत के साथ अपनाई गई इस तहरीक के दौरान। फिर हम क्या देखते हैं जी, इस तहरीक के दौरान जो है वो अगला काम क्या होता है जी, हाँ जी, नंबर आ जाएगा जी हमारा नंबर 6 पे जी। इसी के अंदर ये जो इनका हमने जिक्र कर लिया, गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये क्योंकि उस दौर में वहाँ पे जर्नैल थे इस तहरीक के दौरान, तो इन्होंने जो क्या किया जी, इन्होंने इस खिलाफत के ख़ात्मे में किरदार अदा किया था, तुर्की से खिलाफत का ख़ात्मा किया, और साथ क्या किया जी, ढेर सारे मामला जो हम अगले इनकी हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे जी। हाँ जी, फिर हमारा आ जाता है जी नंबर 4 पे, जो नंबर 4 वाली हमारी हेडिंग है गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल पाशा का किरदार। नंबर 1 जो है यूनान की वो शिकस्त। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो थे, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने जो बिखरी हुई तुर्क अफ़वाज थी उसको मुनज़्ज़म किया, उनके हौसले बुलंद किए, और जनाब मुनज़्ज़म होने के बाद इन्होंने यूनानियों को शिकस्त दी। बावजूद इसके कि तुर्की जो था वो इत्तेहादियों के हाथों बहुत नुकसान उठा रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने यकजा किया मुसलमानों को, मुस्लिम तुर्क अफ़वाज को, और यूनान को शिकस्त दी। इसके बाद अगली हेडिंग है जी, इसके अंदर खिलाफत का ख़ात्मा। जो उस वक्त के जो आखिरी खलीफा हैं अब्दुल मजीद, खिलाफत उस्मानिया के आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद, उनकी खिलाफत को इन्होंने ख़त्म कर दिया मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, आलमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, और साथ हुकूमत पे ख़ुद काबिज़ हो गए। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो था, ये याद रहे कि ये तुर्क फ़ौज का जर्नैल था, तुर्क फ़ौज का सरबराह था। हाँ जी, इसके बाद जो अगली हेडिंग है वो है जी मुआहिदा लौज़ान और मुआहिदा सेवरे। मुआहिदा लौज़ान जो था वक्ती जंगबंदी के हवाले से शराइत थी, मुआहिदा सेवरे 100 साला शराइत पे मुआहिदा किया गया। लौज़ान को कुछ अरसे बाद ही ख़त्म कर दिया गया, तुर्की ने इसके ख़ात्मे का ऐलान किया था, क्योंकि इसके जो हालात जिन मकासद के लिए किया गया था वो पूरे हो गए थे, वो हालात नहीं रहे थे। और मुआहिदा सेवरे जो है ये 2023 के अंदर ख़त्म होने वाला है। यही वजह है कि जिसके असरात अब आप देख रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात उसने इसराइल को तस्लीम कर लिया, सऊदी अरब जो है वो तुर्की के इस मुआहिदे के ख़ात्मे के बाद डर रहा है कि कहीं वापस ना हो जाए। ये सारा कुछ जितने भी वो खित्ते थे, ममालिक थे जो उस वक्त जुदा हुए खिलाफत के ख़ात्मे के बाद, ये कहीं वापस ना तुर्की मांग ले, तो इसलिए तुर्की इसका सऊदी अरब का जो झुकाव है वो भी इस तरफ नहीं है, तुर्की की तरफ नहीं है, ठीक है ना जी। तो वो भी अमेरिका की तरफ झुकाव है, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि UAE के अलावा भी दीगर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा दिलचस्पी रखते हैं सियासत के साथ, तो आप यकीनन देख रहे होंगे कि मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोगों ने ये आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी हैं, बल्कि पहले से कर रहे थे, अब UAE के इसराइल को तस्लीम करने के बाद ज़रा और आवाज़ बुलंद हुई। हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, आपने सुनी हो, तो मजहबी जमात के लोग भी थे, दीगर लोग भी थे, जिन्होंने पसे पर्दा ये कहने की कोशिश की है कि हमें भी इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। बहरहाल ये एक लंबी बहस है। हाँ जी, इस मुआहिदा सेवरे और लौज़ान, इन्हीं के तहत ये जो तुर्की था, इसने अरब से, शुमाली अफ्रीका से और मशरक़ी यूरोप के कुछ खित्तों से अपना कंट्रोल उठा लिया था।
इस वजह से फिर इसको मजबूरन ये काम करना पड़ा जी। हाँ जी, इसके बाद आगे हिजाज़ मुक़द्दस मुसलमानों के पास। हिजाज़ मुक़द्दस जो थे, जो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा है, ये किन के कंट्रोल में रहा जी? ये मक्का के जो अरब शेख थे उनके कंट्रोल में चला गया। तो इससे भी एक मुमकिन हुआ तहफ़्फ़ुज़ के जी मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात मुसलमानों के कंट्रोल में हैं। हाँ जी, इसके बाद जो हमने आखिरी इसमें हेडिंग करनी है वो जी तहरीक खिलाफत के असरात। नंबर 1 है जी सियासी शऊर। किन के अंदर? मुसलमानों के अंदर सियासी शऊर बेदार हुआ। मुसलमानों को ये पता चला कि जनाब तहरीकें किस तरह चलती हैं, कैसे हमारे साथ क्या हाथ किया गया, हिंदुओं ने हमारे साथ क्या किया, गांधी ने हमारे साथ क्या किया, अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं। मुसलमानों को काफ़ी हद तक शऊर पैदा हुआ। इसके बाद है जी कि जो गांधी की जो शख्सियत थी वो बेनकाब हो गई कि गांधी एक तरफ कुछ कहता है तो दूसरी तरफ हिंदुओं की बात मानता है। मुसलमानों को कहता है कि जी आप सब कुछ छोड़ दें, हिंदुओं को कहता है आप कुछ ना छोड़ें। हिंदुओं के लिए यूनिवर्सिटियाँ बनाई जा रही थी इस दौरान, हिंदुओं के लिए यूनिवर्सिटी के लिए फ़ंड मांगा जा रहा था। हिंदू तालिब इल्म तालीमी इदारों में जा रहे थे, जबकि मुसलमानों को ये कहा गया कि आप वहाँ ना जाएँ। हिंदू लोग सरकारी मुलाजमतें कर रहे थे, मुसलमानों को कहा गया कि आप छोड़ दें। ये जो सारी चीज़ें थीं ये मुसलमानों को वाज़ेह हो गई और गांधी की जो दोगली पॉलिसी थी, कांग्रेस की जो दोगली पॉलिसी थी, उससे मुसलमान आगाह हुए। हाँ जी, इसके बाद है जी हकीकत पसंदी। मुसलमानों ने अब हकीकत पसंदी से काम लेना शुरू कर दिया। मुसलमानों को पता चल गया कि हक़ाइक़ क्या होते हैं। सियासत के अंदर कोई किसी के लिए मुखलिस नहीं होता, हर कोई अपने मकासद के तहत लड़ रहा होता है, जंग कर रहा होता है। तो मुसलमान भी इसी तहत अपने आप को मुसलमानों ने मुनज़्ज़म किया ताकि बेहतर तरीके से वो फिर सियासत करें हकीकत पसंदी के साथ। फिर था जी मुसलमानों को इस तहरीक के दौरान जो असरात इसमें से है वो है जिसमें मुसलमानों को तालीमी, मुआशी, मुआशरती इस हवाला से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा, जिसका अज़ाला फ़ौरन नामुमकिन था। मुसलमानों को बहुत सारा नुकसान इस तरह उठाना पड़ा, मुआशी लिहाज से भी, मुआशरती लिहाज से भी और तालीमी लिहाज से भी। हाँ जी, इसके बाद जो अगली हेडिंग है कि मुसलमान जो थे, बहुत सारे मुसलमान अपनी सरकारी मुलाजमतों जो थी उनसे महरूम हो गए। मुसलमानों को अपनी मुलाजमतों से दस्तबरदार जब हो गए थे तो ज़ाहिर है वो हाथ धो बैठे और अंग्रेज़ों ने दोबारा उनको मुलाजमत में नहीं लिया। हाँ जी, इसके बाद जो अगली हमारी हेडिंग है जी बरतानवी हुकूमत पर असर, कि बरतानवी हुकूमत जो है एक दफ़ा हिल के रह गई। उसके ज़हन में शायद ये बात नहीं थी इतनी कि मुसलमान इतने मुनज़्ज़म हो के ये इतना कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। लिहाजा अंग्रेज़ों को ये बात पता चल गया कि अगर ये मुसलमान अब मुनज़्ज़म हो गए और उन्होंने कोई जद्दोजहद की तो ये अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा आने वाले वक्त में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के मुतालबात मानने की तरफ बड़ी अहमियत जो है वो दिखाई। मुसलमानों के मुतालबात मानने और आने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो एक्ट था 35 में जो फिर नाफिज हुआ, जो कि 29 में आना था, उसके अंदर बहुत सारी मुसलमानों की बातें मान ली गई। ठीक है जी, तो ये रहा यहाँ तक सवाल। इंशाअल्लाह नेक्स्ट अगले सवाल के साथ आपके सामने हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये जो कम्युनिटी है ये ग्रो करती जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।